नमस्कार साथियों, दिग्विजय सुपर स्टडी चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। जैसा कि आपको पता है, मैं विपिन कुमार आपको पॉलिटी से रूबरू करा रहा हूं, जिसमें हम आपको 1935 के अधिनियम तक यहाँ तक पढ़ा चुके थे और हमने ये भी बताया था कि सबसे पहले संविधान शब्द का कहाँ उल्लेख किया गया है। संविधान शब्द का उल्लेख बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल पास किया था 1895 में, उसमें संविधान शब्द का उल्लेख किया था। अगर हम बात करें और संविधान शब्द का उल्लेख 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी किया था। और संविधान सभा की बात करें तो सबसे पहले संविधान सभा शब्द का उल्लेख एम एन राव ने किया था, वो 1934 में। और अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत की संविधान सभा की गठन के बारे में 1940 में कहा था। अगस्त प्रस्ताव में कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी और जिसका गठन 1940 में कौन से अगस्त प्रस्ताव में किया गया था। धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। भारत के लिए बहुत सुनहरे अवसर बनते जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि सुनियोजित तो नहीं कह सकते हैं, एक ऐसी व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं जिससे भारत की जनता अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। हम बात कर रहे थे 1945 की। 1945 में दो घटनाएं घटती हैं जो हमारे स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1945 में दो घटनाएं घटती हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इधर इंग्लैंड में आम चुनाव होते हैं। इंग्लैंड में चुनाव होते हैं जिसमें वर्तमान, अगर हम कह सकते हैं, जो 1945 में वर्तमान प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल की हार होती है। विंस्टन चर्चिल की हार होती है और क्लीमेंट्स एटली की जीत होती है। भारत के लिए बहुत अच्छी बात थी कि विंस्टन चर्चिल की हार हुई और क्लेमेंट्स एटली की जीत हुई। विंस्टन चर्चिल भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थे। विंस्टन चर्चिल का कहना यह था कि हम भारत को स्वतंत्र नहीं करेंगे, भारत की हम उत्तरदायी शासन देंगे। और जबकि भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में क्लेमेंट्स एटली थे, उनका कहना था हमने बहुत दिनों तक भारत पर राज किया, अब हम भारत को स्वतंत्र छोड़ दें, अब वह अब सक्षम है, अब सभी लोग वह अपना शासन चला सकते हैं। और इधर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इसलिए स्थापना हुई थी कि जहां जहां इंग्लैंड, या आप कह सकते हैं जो भी देश किसी अन्य देश को गुलाम बनाए हुए थे, वहां से उनको मुक्त कराना था। और इधर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीधी एक बात कह दी थी, इंग्लैंड वालों से कहा था, इंग्लैंड के ऊपर दबाव बना दिया था कि आप भारत और जो अन्य देश हैं जिन्हें आप गुलाम बनाए हुए, उनको भी आप क्या करें, आप यहाँ से मुक्त करें, स्वतंत्र करें। तो यहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव भी बन रहा था। और इधर विंस्टन चर्चिल की हार हुई, जो उसके पक्षधर, जो विंस्टन चर्चिल की हार होती है। और इधर क्लीमेंट्स एटली की जीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि क्लीमेंट्स एटली का मानना था कि भारत को अब क्या करना चाहिए, स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए। क्लीमेंट्स एटली ने 1945 में ही कैबिनेट मिशन भारत भेजा। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन किया, हम ऐसे कह सकते हैं, क्लीमेंट्स एटली ने ही कैबिनेट मिशन का गठन किया। इंक डालो।
अब इसमें सही नहीं है, इंक था। कैबिनेट मिशन का गठन किया। यहाँ तक क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन का गठन किया, और कैबिनेट मिशन का गठन 1945 में, यहाँ लिख लेना, 1945 में किया गया। 1945 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है, जिसमें 3 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं वो सर पैथिक लॉरेंस होते हैं, और जो सदस्य होते हैं वो एक क्रिप्स होते हैं और एक एवी अलेक्जेंडर होते हैं। ठीक है, 2 लोग सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो इधर लिख लेना, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं सर पैथिक लॉरेंस, और सदस्य हैं 2 लोग हैं, कौन? एवी अलेक्जेंडर, एसबी हाँ एसबी अलेक्जेंडर, और एक है सर क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड और लिख लेना, लिखना हो तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 लोग थे। यहाँ से साथियों क्या होता है कि क्लेमेंट्स एटली, और ये तीनों लोग जो है वो क्लेमेंट्स एटली के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। ठीक है, और ये आप लोगों ने क्रिप्स प्रस्ताव भी पढ़ा होगा, उसी के क्रिप्स हैं ये, सर क्रिप्स। ठीक है, और अगर हम बात करें क्लेमेंट्स एटली ने ही, अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरुआत कर दी थी, भारत के स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल शुरुआत कर दी थी। उनका पक्ष था कि भारत को एकदम स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और वैसी वैसी हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, हमारे पक्ष में घटनाएं घट रही, भारत के पक्ष में घटनाएं घट रही। उन्होंने तुरंत, जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तुरंत के तुरंत एक कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन थे? हमने आपको बताया, सर पैथिक लॉरेंस थे, एसबी अलेक्जेंडर सदस्य थे, और कौन थे? सर क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी सदस्य थे। और ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। हम इधर लिख के दे रहे बैठ के, इसमें साथ साथ में लिखते जाना आपको, आप लोग। ठीक, और पेन और कॉपी तो आप लोग साथ में रहें, कम से कम साथियों नोट करते जाए। अब एक पॉइंट नोट करें, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, जितनी हम मेहनत करो उससे ज्यादा आप साथ साथ में आपको भी करनी चाहिए, तभी तो ठीक है। अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं रखेंगे, ऐसे देखते जाएंगे, अभी देखेंगे, हाल भी पता चलेगा, इसके बाद भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, पॉइंट डाल के लिखना, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। यहां तक तो ठीक है। अब हम यहां से आप शुरुआत करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम की। यहां से अब हम शुरुआत करते हैं। ये चीजें हमने इसलिए आपको बताई, हम आपको ये सब चीजें छोड़ सकते थे। अब आपके मन में विचार आते संविधान, यहाँ से हम आप पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, संविधान की शुरुआत कैसे हुई, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया। ये सब चीजें आपके मन में नहीं आएंगी ना, पिछली चीजें रह जाएंगी, मन में डाउट रह जाएंगी, इसलिए हमने ये सब चीजें बताई। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। भारत शासन, हेडिंग डालते रहना, साथ में लिखते रहना, भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947। साथियों, भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषता हमें लिखनी है। हम आपको पहले इनसे विशेषता से बता दें, भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ही भारत के 2 टुकड़े किए गए थे, यानी कि भारत का विभाजन हुआ था। एक हिस्सा था पाकिस्तान और एक हिस्सा क्या था? भारत। लिखिए,
इस अधिनियम द्वारा ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस अधिनियम द्वारा ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और इसमें भारत का क्या हुआ बताओ? विभाजन हुआ। और भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन दो हिस्सों में हो जाता है, एक तो पाकिस्तान में हो जाता है, एक भारत में हो जाता है। तो यहां से हम बात करें भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, भारत अपनी स्वतंत्रता कब मनाता है? 15 अगस्त 1947 से। और इधर पाकिस्तान कब अपनी स्वतंत्रता मनाएगा? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया था, जिसमें हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्र माना था। और उधर किसने? पाकिस्तान ने कब माना था बताओ? भारत से अलग होकर 14 अगस्त 1947 को। साथियों, एक इसमें बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, हम लोग तो स्वतंत्रता कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी देश है जो शोक दिवस के रूप में मनाता है। अब आप लोगों के मन में विचार हम तो स्वतंत्रता कब मना रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को। उधर पाकिस्तान भी मना रहा है कब? 14 अगस्त 1947 को। लेकिन एक ऐसा भी देश है जो स्वतंत्रता दिवस ना मना कर क्या मनाता है बताओ? शोक दिवस। साथियों, ये दिलचस्प बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, शोक दिवस। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कौन सा ऐसा देश है जो शोक दिवस मनाता है? आपके सबसे पहले तो मन में आ रहा होगा पाकिस्तान मनाता होगा, बताइए। यही आ रहा होगा, जबकि है नहीं। आपको बताते चले बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो 1975 में एक सैनिक विद्रोह में बांग्लादेश के जो पितामह कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान का सैनिक विद्रोह में उनके परिवार सहित हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार सहित हत्या कर दी गई थी। जब से ही बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की याद में शोक दिवस मनाता है 15 अगस्त को। आपने देखा होगा बांग्लादेश में कई स्टेडियम, अगर हम बात करें स्टेडियम भी है बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के नाम से। जो शेख मुजीबुर रहमान है, इन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, ठीक है। और सैनिक विद्रोह में इनकी 15 अगस्त 1975 को हत्या कर दी गई थी। उसी दिन से बांग्लादेश के सभी लोग क्या मनाते हैं बताओ? शोक दिवस के रूप में मनाते हैं इसे। हम लोग 15 अगस्त 1947 से क्या मना रहे हैं? स्वतंत्रता मना रहे हैं, ठीक है। साथ में साथियों, इसकी दूसरी जो विशेषता है वो देखिए, 1947 की अधिनियम की दूसरी विशेषता क्या है? भारत उस टाइम पे दो तरीके से था। एक तो ब्रिटिश भारत था, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, या हम कह सकते हैं अंग्रेज भारत। और एक था देसी भारत। उस टाइम पे भारत की जो रियासतें थी लगभग वो 563 रियासतें थी, ठीक है। कितनी थी? 563 रियासतें। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि हम देसी जो भारत है या देसी रियासतों को
के ऊपर हम डालते हैं या तो वे अपने आप भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में। 563 नहीं थी, और भी ज्यादा थी जब साथ में पाकिस्तान भी था, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो उन्होंने इसमें कैबिनेट मिशन में लिखा उन्होंने कि अब जो देसी रियासतें हैं उनको एक छूट दी गई थी, या तो वे भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में या अलग से एक देश बनाएं। हम आपको बताते चले अगर, और जो यदि इन्हें देसी रियासतों को भारत में ना मिलाया जाता तो आज ये स्थिति होती कि जगह जगह एक नए देश बने होते। एक पॉइंट आप पॉइंट के रूप में लिखें, देसी रियासतों को इस अधिनियम द्वारा, ऐसे लिखना है, इस अधिनियम द्वारा देसी रियासतों को छूट दी गई, देसी रियासतों को छूट दी गई साथियों कि या तो वह भारत में विलय करे या पाकिस्तान में या स्वयं अपना देश बनाए। ये देसी रियासतों में जो राजाओं थे उनसे कहा गया या तो आप भारत में आकर मिल जाइए या पाकिस्तान में आकर मिल जाइए या स्वयं एक अपना देश का निर्माण कीजिए। तीसरी अगर हम बात करें तो देसी रियासतों को जब भारत में विभाजन, भारत का बंटवारा हो जाता है भारत और पाकिस्तान में, अब देसी रियासतों के ऊपर छोड़ दी गई कि आपको भारत में मिलना है या पाकिस्तान में। तो उस समय अगर हम बात करें तो गृह मंत्री कौन थे भारत के? गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। और उनकी जो सचिव थे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और हम कह सकते हैं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक विभाग दिया गया था देसी रियासतों की एकीकरण का विभाग, और साथ में यह गृह मंत्री भी थे। तो गृह मंत्री के साथ साथ इन्हें देसी रियासतों के एकीकरण के विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई थी, और इन्हें कहा गया था आपको देसी रियासतों को भारत में बुलाना है। उस समय भारत में देसी रियासतें 563 थी लगभग में। तो हम कह सकते हैं छोटी छोटी रियासतों ने तो अपने आप ही उनकी हिम्मत नहीं थी कि हम कह सकें कि अलग देश बनाएं। तो छोटी छोटी रियासतों ने तो आराम से उसी भारत में एकीकरण के लिए यानी कि भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन कुछ रियासतें जो थी उन लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत प्रेम से, या कह सकते हैं प्रेम से या आसान से उन्हें समझाकर बुझाकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा दिए। उनसे कहा गया कि आपको पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, छूट दी जाएंगी, आपको सरकार में हिस्सेदारी दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने आराम से मीठी मीठी बातें कर करके यहाँ सब तो मिला लिए। लेकिन कुछ रियासतें थी जिन्होंने समस्या पैदा की। हम कह सकते हैं कि भाई एक हाथ में लड्डू लेके चलते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और एक हाथ में डंडा भी लेकर चलते थे। जहाँ जैसी समस्या पड़ी, जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर, 3 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर थी, एक हैदराबाद थी, जूनागढ़ और रियासत थी, इन्होंने समस्या की। जम्मू कश्मीर की समस्या ये थी कि जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो हिंदू थे, राजा हरि सिंह थे वहाँ पर। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा कौन थी? ज़्यादा थी वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या चाहती थी कि हम पाकिस्तान में मिल जाए। और राजा के मन में ये भी विचार था कि क्यों ना हम एक तटस्थ देश का निर्माण करें। इधर भारत भी है और बगल में पाकिस्तान भी है, तो एक नए देश का निर्माण करें। लेकिन पाकिस्तान की कबीलियाँ, हम कह सकते हैं कबीलियाँ ने पाकिस्तानी सैनिकों से ट्रेनिंग लेकर एक जम्मू कश्मीर के राजा पर हमला कर दिया, जिससे राजा जय सिंह ने इससे क्षुब्ध होकर भारत के विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि कम से कम वो 563 560 तो लगभग में जो रियासतें थी उन्होंने आसानी से कह सकते हैं किसी भी प्रकार से समझाकर बुझाकर
भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन समस्या की थी तीन ने, एक तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, और एक जूनागढ़, और एक हैदराबाद रियासत में। ठीक है, तो लिखिए साथ में। ओके, हम एक बुक थी, आपको उसमें लिख लेना, इंटीग्रेशन लिखिए साथ साथ में लिख। एक डीपी मैन की जो बुक है, उन्होंने भारत के एकीकरण पर बात रखी है। अगर हम उसे पढ़े तो उसमें बताया गया किस तरीके से भारत में देशी रियासतों का एकीकरण किया गया है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ के कारण न तो हिंसा फैली, न कोई भी ऐसी अप्रिय घटना हुई जिससे ज़्यादा समस्या खड़ी हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ देशी रियासतों को भारत में मिला लिया। इसलिए उन्हें एकीकरण का जनक नहीं कहते, इसीलिए उन्हें जनक कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऐसे तो कोई एक साधारण व्यक्ति का यह काम नहीं था, बहुत सूझबूझ के साथ उन्होंने भारत के जो देश यानी कि देशी रियासतों को एक भारत में एक हिस्सा बनाया। और कुछ रियासतें अभी भी थी जो रियासतें कह सकते हैं अंग्रेजों के बाद भारत का कुछ हिस्सा और अन्य देशों के गुलाम रहा कुछ दिन तक, जैसे हम आपको आगे चल के बताएंगे ये सब चीज़ें। तो लिख लो इंस्ट्रूमेंट, बुक का नाम लिखो, इंटेरिगेशन ऑफ दी, ऐसे लिख लो, बुक का नाम लिखिए इंटेरिगेशन ऑफ दी इंडियन स्टेट नामक पुस्तक देशी रियासतों की एकीकरण का नामक पुस्तक में देशी रियासतों के एकीकरण का उल्लेख किया गया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? बीपी मेनन है, लिख देना बीपी मेनन, जो तत्कालीन भारत के कौन थे? गृह मंत्रालय कौन थे? सचिव थे। ठीक है, भारत सचिव कह सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक, जम्मू कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र को हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। विलय पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। हस्ताक्षर हमने आपको बताया था जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हरि सिंह के मन में ये विचार था कि हम एक जम्मू कश्मीर को एक नए देश का निर्माण करेंगे जम्मू कश्मीर का। लेकिन क्या हुआ कि कबलिया ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तान की सेनाओं से ट्रेनिंग लेके। तो जब आक्रमण कर दिए, इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने तुरंत ही भारत में क्या कर लिया? विलय कर ली। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कुछ जो अन्य जूनागढ़ की बात कर लें। यहाँ तक तो ठीक है, लिख लो एक साथ पहले। जूनागढ़ रियासत की बात करें जूनागढ़ आज का गुजरात कर लेना, आज का गुजरात। और अगर हम पहले की बात करें, पहले का होगा बॉम्बे। ठीक है, आज का गुजरात और पहले का बॉम्बे। और अभी ये किसमें है? महाराष्ट्र में। और ये किसमें पड़ गया? गुजरात में।
इधर क्या था, जूनागढ़। अब जूनागढ़ के जो राजा थे वो महावत खान थे। कौन थे? महावत खान थे। जूनागढ़ को हम आपको जूनागढ़ को इधर लिख सकते हैं। जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह द्वारा किया गया था। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत चालाक थे। उन्होंने जहां जैसी वो समझी, व्यवस्था समझी, हम कह सकते हैं जहां जैसी जरूरत समझी उन्होंने वहां उसका प्रयोग किया। जहां बल की जरूरत समझी वहां बल का प्रयोग किया। जहां जनमत की जरूरत समझी, जनता की जरूरत समझी, वहां जनता का प्रयोग किया। जूनागढ़ के जो राजा थे वो महावत खान थे और यहाँ पर उनका विचार ये था, महावत खान का हम पाकिस्तान में जाके विलय करेंगे। क्या विचार था? पाकिस्तान में जो आज का हम कह सकते हैं, आज का जो गुजरात है वो महाराष्ट्र और गुजरात जो बॉम्बे था वो दो भागों में बढ़ गया 1970 में, एक महाराष्ट्र में और एक किसमें बताओ, गुजरात में। तो आज का जो गुजरात है वो जूनागढ़ पहले क्या था, इसको हम क्या बोलते थे बताओ, जूनागढ़ बोलते थे। तो जूनागढ़ के जो राजा थे महावत खान, उनका विचार था कि पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा अच्छा आपको पाकिस्तान में जाके मिलना है, ठीक है आपको पाकिस्तान में जाके मिलना है, हम जनता से वोट करा ले रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर वोटिंग कराई। जब वोटिंग कराई तो वहाँ की जो जनता थी, जनता ने 97% वोट भारत की तरफ वोट किए। तो यहाँ पर उठा के जब राजा 97% जनता ने वोट किए, अब उनसे राजा कहा देखिए अगर आप तैयार हैं भारत में विलय पत्र पर दस्तखत करने के लिए, ठीक है, नहीं हम आपको आंदोलन कराए दे रहे हैं जनता द्वारा, आपकी जनता किले में जनता को हम प्रवेश कराए दे रहे हैं, जिससे आपको जबरदस्ती जनता टांग के लेके आएगी, तब आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। इससे वह मजबूर होकर महावत खान ने विलय पत्र पर, भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें लिख लेना, लिखो जूनागढ़ में जन्म संग्रह द्वारा किया गया, जिसमें इसमें लिख लेना उसी पॉइंट, जिसमें 97% जनता ने भारत के पक्ष में वोट किए थे। इसमें 97% जनता ने भारत के पक्ष में वोट किए थे। सत्तानवे प्रतिशत जनता ने भारत के पक्ष में वोट किए थे। एक अंतिम थी रियासत हैदराबाद। अगर हम बात करें हैदराबाद रियासत की, हैदराबाद रियासत की बात करें, ध्यान से सुनना, हैदराबाद के जो शासक थे वो उस्मान अली खान थे। कौन थे? उस्मान अली। उस्मान अली खान वहां पर थे, वहां पर मुस्लिम की भी संख्या ज्यादा थी। उस्मान अली खान का भी विचार था हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ऐसा करिए, आप भारत में विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, आपको छूट देंगे, हम आपको पेंशन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन उस्मान अली खान को यह बात समझ में ना आई। तो पहले तो उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत प्यार से समझाया, तब भी उन्होंने समझ में जब हुआ है प्यार से भी नहीं माना। उन्होंने जनमत संग्रह की वहाँ पर विचार किए, और जनमत संग्रह जब कराएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या थी, उनका विचार था पाकिस्तान में जाने का। तो उन्होंने एक बढ़िया आराम से एक चाल चलते हुए भारत की सेना को भेज दिया। भारत की सेना को भेजा, वहाँ पर युद्ध हुआ और लास्ट पे आके जब युद्ध में उनकी जो सेना हार गई है ना, और जब हार जाती है वहाँ पर ऐसा और एकदम बता रहे थे कि हैदराबाद की जो रियासत थी, जो शासक थे उस्मान अली खान को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए थे। और क्या था कि उसमें जनमत संग्रह नहीं कराया गया था। वहाँ जनता द्वारा जब आंदोलन चल रहा था तो उस्मान अली खान ने उस आंदोलन को दबाने के लिए जनता पर बहुत सारे अत्याचार करवाए अपने सिपाहियों द्वारा। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी को देखते हुए, या हम कह सकते हैं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी को देखते हुए अपनी सेना वहाँ भेजी। सेना से जब मुकाबला हुआ तो वहाँ पर वो उसमें उन्होंने अपनी इसी में भलाई समझी कि हम भारत में जाके मिल जाए। और जब सेना वहाँ पर जाती है तो एक ऑपरेशन के तहत जाती है। उस ऑपरेशन का नाम पोलो ऑपरेशन रखा। पोलो ऑपरेशन इसलिए रखा गया था कि जो वहाँ के जो शासक थे उस्मान अली खान,
वो उन्हें पोलो खेलना पसंद था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था, पोलो ऑपरेशन। तो सीधी सी बात ये है, घुमा फिरा के बात ना करके ये समझना चाहेंगे, हैदराबाद जो रियासत है वो पोलो ऑपरेशन के तहत भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। कारण पूछा जाए क्यों इसका नाम पोलो ऑपरेशन पड़ा, तो जो हैदराबाद के जो शासक थे उस्मान अली खां, उनको पोलो खेलना पसंद था, इसलिए उन्होंने पोलो के यानी कि पोलो खेलना पसंद था, इसलिए भारतीय सेना को पोलो ऑपरेशन के तहत उसमें भारत में क्या कर लिया गया था, बताओ, मिला लिया गया था। लिख लो, इसमें लिखो, हैदराबाद के शासक उस्मान अली खां, ऐसे एक मिनट ऐसे लिखो, हैदराबाद रियासत को पोलो ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था, पोलो ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था, क्योंकि हैदराबाद के शासक उस्मान अली खां को पोलो खेलना पसंद था, पोलो खेलना पसंद था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम पोलो ऑपरेशन रखा, पोलो ऑपरेशन रखा। यहाँ तक तो ठीक है, आपके मन में ठीक है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, जब यहाँ तक तो ठीक है, 1947 की आप भारत का विभाजन भी हो जाता पाकिस्तान में और भारत में। अब कहा गया कि जो भारत और पाकिस्तान की है जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से चलाई जाएगी, या सरकार किस तरीके से चलाई जाएगी। तो हम बात करें 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही अब दोनों देशों को उसी टाइम पे सरकार चलाने के लिए उस अधिनियम का प्रयोग किया गया था। जब हमारे पास में तो संविधान सभा की व्यवस्था थी, संविधान तो बना नहीं था, तो हमारे पास कौन सा कानून था, 1935 के अधिनियम द्वारा ही दोनों देशों की सरकार चलाई जा रही थी। ये पॉइंट और लिखो, अगला पॉइंट लिखो, 1935 के अधिनियम द्वारा ही 1935 के अधिनियम द्वारा ही भारत और पाकिस्तान के शासन व्यवस्था को क्रियान्वित किया जाएगा, शासन व्यवस्था को क्रियान्वित किया जाएगा, और यह अधिनियम जब तक लागू रहेगा, यह अधिनियम जब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह अधिनियम जब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे एक बार फिर से, साथियों मित्रों, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हम उतना ही मोटिवेट, हमें ऊर्जा प्रदान होगी। आप लोग यदि शेयर नहीं करेंगे हमें ऊर्जा प्रदान नहीं होगी। आपके शेयर करने से हमें ऊर्जा मिलती है। आपका कुछ नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम उतना मोटिवेट होंगे और उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम वीडियो और भी नए नए तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ संध्या।